हेलो दोस्तों। आज के आर्ट एंड कल्चर वीडियो में हम लोग मौर्य उत्तरकालीन मूर्तिकला इसके बारे में पढ़ेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें जो मौर्य उत्तरकालीन मूर्तिकला में जैसे गांधार शैली, मथुरा शैली है ना, और अमरावती शैली, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। मौर्य उत्तरकालीन मूर्तिकला का जो समय है 200 BC से लेके 300 AD तक के बीच का समय है। इससे ये जो समय है मूर्ति निर्माण की दृष्टि से क्लासिकल युग कहा जाता है, क्योंकि पूरे जो उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप में, इसमें प्रतिमा निर्माण की एक लहर चल रही थी जिसके 3 प्रमुख केंद्र थे: गांधार या कंधार, मथुरा और अमरावती। और ये जो समय है ये क्या था, इसमें सिर्फ मूर्ति कला पर ही इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया, बल्कि कला के जो विविध रूप हैं जैसे चैत्य विहार, नृत्य, संगीत, चित्रकला इत्यादि, इनके विकास पर काफ़ी बल दिया गया। इसके इन सभी कला के विविध रूपों पर विकास को बल दिया गया। इसके पीछे जो कारण थे कि क्यों इस समय में कला के विविध रूप हैं उनके विकास पर बल दिया गया, उसके अगर कारणों की बात करें तो पहला कारण है धार्मिक और दार्शनिक कारण। इस समय भक्ति का उद्भव पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में चला था। साथ ही कलाओं के प्रति जो लोगों का आकर्षण था वो काफ़ी बढ़ गया था। सामाजिक कारण क्या है कि जो विदेशी आक्रमण हो रहे थे इस समय, तो बहुत से विदेशी लोग जो भारत आकर बस गए और भारतीय समाज में स्थायी रूप से, भारतीय समाज के साथ स्थायी रूप से जुड़ गए। इसी स्थायी रूप से जुड़ाव को दिखाने के लिए, इसी जुड़ाव को दर्शाने के लिए इनके द्वारा कलाओं का विकास किया गया, कलाओं को प्रोत्साहित किया गया। साथ ही साथ भारतीय जो लोग थे, भारतीय लोगों ने इनको काफ़ी प्रोत्साहित किया इन कलाओं के विकास के लिए। ठीक, तो सामाजिक कारण ये था। तीसरा आर्थिक कारण क्या है कि इस समय, ये जो समय है भारतीय उपमहाद्वीप में काफ़ी आर्थिक समृद्धि का काल कहा जाता है इसको। काफ़ी तेज़ी से आर्थिक समृद्धि इस समय में हो रही थी। व्यापार वाणिज्य में काफ़ी उल्लेखनीय प्रगति हो रही थी। जो लाभ मिल रहा था, जो अधिशेष लाभ था, उसका निवेश किया गया विभिन्न कलाओं के विकास में, उनके प्रोत्साहन में। ठीक है, तो इस कारण जो विभिन्न प्रकार की जो कलाएँ हैं इस समय में काफ़ी तेज़ी से विकसित हुई। राजनीतिक कारण है, तो चाहे देशी शासक हो चाहे विदेशी शासक, इन दोनों ने ही जो विभिन्न प्रकार की कलाएँ उनको न सिर्फ संरक्षण दिया बल्कि उनको प्रोत्साहित भी किया। देशी शासकों में जैसे सुंग हो गए, सातवाहन हो गए। विदेशी शासकों में शक, यूनानी, कुषाण इत्यादि शासक इसमें शामिल हो गए। मौर्य उत्तरकालीन जो मूर्ति कला है उसमें पहला जो इसका टाइप्स है गांधार स्टाइल। पहली जो शैली है गांधार स्टाइल, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो गांधार देखे जाए, बेसिकली ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इसका जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र का जो प्रांत है, यहाँ पर ये विकसित हुई। इसको आधुनिक पेशावर या अफगानिस्तान के आसपास का क्षेत्र बोल देते हैं। ये करीब 100 BC से लेकर 500 AD तक के बीच में इसका समय देखा जाता है। क्यों विकसित हुई? क्योंकि इसमें इस समय जो विदेशी आक्रमण हो रहे थे, खास करके यूनानी आक्रमण। ठीक है, ये क्षेत्र यूनानी आक्रमण से प्रभावित क्षेत्र था, तो ये आक्रमणकारी अपने साथ ग्रीक और रोमन मूर्तिकारों को भी लेके आए थे। इससे क्या हुआ, मूर्ति कला की एक नवीन परंपरा प्रारंभ हुई। ठीक, कनिष्क के समय काफ़ी विकास हुआ इस कला का, और इस कला को इंडो ग्रीक शैली भी कहते हैं, क्योंकि इसमें भारतीय परंपरा के साथ साथ जो ग्रीक और रोमन, यानी यूनानी और रोमन परंपराओं को भी देखा जाता है। इसके प्रमुख केंद्र गांधार, बामियान और तक्षशिला। विशेषता की बात करें तो पहले विशेषता है निर्माण सामग्री। इसमें नीले धूसर शिस्ट का प्रयोग किया गया। लाल शिस्ट, नीले धूसर, हरे, इस टाइप के पत्थरों का प्रयोग किया गया। ठीक, चूना प्लास्टर का भी यूज़ किया गया। गजकारी का भी प्रयोग, इसको बोलते हैं स्टुको, गजकारी का भी प्रयोग किया गया। कहीं कहीं पर धातु का भी प्रयोग देखने को मिलता है। विषय की बात करें तो धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों ही विषय इसमें सम्मिलित किए गए। धार्मिक विषयों के अंतर्गत पहला देखते हैं यूनानी और रोमन देवी देवताओं की इसमें मूर्तियाँ बनाई गई, जैसे हेलेना और अपोलो। स्थानीय देवी देवता जैसे यक्षिणी, जो कि उर्वरता की प्रतीक थी।
कुबेर धन संपदा के प्रति, सुखावती सुरक की देवी इनको बोला जाता था, इनकी मूर्तियाँ बनाई गई। बौद्ध धर्म से संबंधित देख लेते हैं तो बुद्ध तथा बोधिसत्व से संबंधित जो मूर्तियाँ उसमें विशेष महत्व दिया गया। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे बौद्ध प्रतिमाओं की प्रतिमा शास्त्रीय विशेषताएं। तो पहला है, इसमें जो मूर्तियाँ बनाई गई उसको यथार्थवादी बौद्ध बोला जाता है, क्योंकि ये मूर्तियाँ जो बनाई गई थी जो वास्तविक मनुष्य है उसकी ही तरह बनाई गई थी। मुद्राओं की बात करें तो इसमें विभिन्न प्रकार की मुद्राओं इन मूर्तियों में डाली गई थी, जैसे ध्यान मुद्रा, स्पर्श मुद्रा, धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, अभय मुद्रा इत्यादि को इसमें सम्मिलित किया गया था। और दोनों प्रकार की प्रतिमाओं का निर्माण किया गया था। दोनों प्रकार कौन सी? एक तो आसन यानी बैठी हुई, और स्थानक यानी खड़ी हुई। खड़ी हुई मूर्ति आप लोगों ने देखी होंगी वामयान में अधिक बनाई गई थी। जब तालिबान का जो पहला शासन आया था उसमें काफ़ी सारी मूर्तियाँ ये तोड़ दी गई थी। तीसरा, शारीरिक विशेषता की बात करें तो शारीरिक विशेषताओं पर यूनानी प्रभाव को देखा जा सकता है। जैसे भगवान बुद्ध की इसमें दाढ़ी मूछें दिखाई गई हैं, घुंघराले बाल दिखाए हैं, उनके सर के पीछे एक जो आभा मंडल होता है इस टाइप का उसको दिखाया गया है। जो शरीर की जो मांसपेशियाँ हैं उनका बहुत सूक्ष्म चित्रण इसमें किया गया है। वस्त्र की विशेषताएं देखें तो उस पर रोमन प्रभाव काफ़ी दिखाई देता है। जैसे महात्मा बुद्ध को रोमन चोगा पहने हुए दिखाया गया है जो काफ़ी ढीला ढाला और लंबा होता था। ठीक, कहीं कहीं महात्मा बुद्ध को पैरों में सैंडल पहने हुए दिखाया गया है। वस्त्रों के साथ वस्त्रों में इनके जो महात्मा बुद्ध ने जो कपड़े पहन रखे थे उसमें जो सलवटें होती हैं उसका भी इसमें प्रयोग किया गया है। अलंकरण की बात करें तो महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति थी काफ़ी उनको सजावट दी गई, जैसे उनको मुकुट पहने दिखाया गया, आभूषण के साथ इत्यादि दिखाया गया। तो कुल मिला के जैसे यूनानी देवता थे ना अपोलो, उनकी ही अनुकृति तैयार की गई थी। ठीक, छठा पॉइंट है, मैत्रेय प्रकार की मूर्तियों का सर्वाधिक प्रयोग इस समय किया गया। ठीक, तो मूर्ति गांधार जो मूर्ति कला इस पर का प्रभाव की बात करें तो इनके प्रतिमाओं पर अनेक प्रभाव मिलते हैं, जैसे यूनानी, रोमन, मध्य एशियाई। और महात्मा बुद्ध की जो बौद्ध प्रतिमाएं हैं इन पर अगर प्रभाव की बात करें तो रोमन, यूनानी देखा है। यूनानी प्रभाव के अंतर्गत देखा गया, जैसे घुंघराले बाल, दाढ़ी मूछें इत्यादि मानवदेही शरीर की विशेषताएं। रोमन प्रभाव जैसे रोमन चोगा पहने हुए थे, ढीला ढाला चोगा है ना, इत्यादि इनको देखा है। तो ये महात्मा बुद्ध की जो प्रतिमाएं खास करके गांधार मूर्ति कला के अंतर्गत जो मूर्ति बनाई गई उसमें न सिर्फ यूनानी और ग्रीक और रोमन्स को देखा है, बल्कि इस पर विदेशी प्रभाव के साथ साथ भारतीय मूर्ति कला का भी विशेषता इसमें शामिल थी। ऐसा नहीं सिर्फ इन दोनों की ही शामिल थी, तभी तो इसको इंडो ग्रीक बोला गया, इंडो ग्रीक स्टाइल। भारतीय मूर्ति कला की खास करके जो विभिन्न मुद्राएं आई थी वो जो बनाई गई थी वो भारतीय मूर्ति कला से आई थी। महात्मा बुद्ध की खड़ी और बैठी जो मुद्राएं बनाई गई, जो मूर्तियाँ बनाई गई वो भी भारतीय स्टाइल से ली गई। तो इसलिए इसको भारतीय प्लस ग्रीक मूर्ति कलाओं का संगम बोला जाता है। ठीक, धर्मनिरपेक्ष मूर्तियाँ इस समय जो बनाई गई थी उसमें स्त्री और पुरुष की जो मूर्ति बनाई गई थी। पुरुषों में देखा जाए तो उनका जो मूर्तियाँ थी उसमें दिखाया गया था लंबे चौड़े कदकाठी के पुरुष दिखाए गए थे, मदिरापान करते हुए दिखाए गए थे। स्त्रियों के विषय में कैसी मूर्तियाँ बनाई गई, उनको कोमल तथा आकर्षक दिखाया गया। जो दैनिक कार्यों में स्त्रियाँ दैनिक कार्य कर रही थी उनको भी दिखाया गया, जैसे टोकरी लिए हुए उनको दिखाया गया, नृत्य करते हुए उनको दिखाया गया। ठीक, तो ये धर्मनिरपेक्ष मुद्राएं हुई। इस प्रकार देखा जाए जो मानव प्रतिमाएं यानी धर्मनिरपेक्ष जो प्रतिमाएं हैं उनकी कलात्मक शैली धार्मिक जो मूर्ति कला थी उनके ही लगभग समान थी। दूसरा इसमें देख लेते हैं मथुरा स्टाइल। तो मथुरा शैली की अगर बात करें तो गांधार शैली के ही समकालीन थी। कुषाणों द्वारा का संरक्षण दिया गया था। इसके जो केंद्र थे मथुरा के आसपास का क्षेत्र, खास करके मथुरा, कंकाली टीला में जैन मूर्तियाँ ज़्यादा मिली हैं। तीसरा केशवपुरा। विशेषताओं की बात करें तो पहला है निर्माण शैली। इसमें जो मूर्तियाँ निर्माण की गई थी वो चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर की थी, जबकि गांधार शैली में क्या था, लाल, हरा, नीला जो शिस था उसका प्रयोग है। यहाँ तक कि कुछ धातुओं का भी प्रयोग किया गया। विषय इसमें भी वही थे, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष। तो मथुरा शैली की प्रतिमाओं की प्रतिमा शास्त्रीय विशेषता देख लेते हैं। तो पहले धार्मिक प्रतिमाओं के बारे में बात करते हैं। तो गांधार शैली से अधिक विविधतापूर्ण थी, क्योंकि इसमें हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों धर्म की इसमें मूर्तियाँ देखने को मिली। साथ ही साथ स्थानीय देवी देवताओं की भी मूर्तियाँ इसमें देखने को मिली।
हिंदू धर्म से संबंधित अगर बात कर ली जाए तो शिव, पार्वती, कार्तिकेय, दुर्गा इत्यादि की इसमें मूर्तियाँ देखी गई। साथ ही साथ इन मूर्तियों के जो प्रतीक थे, इन भगवानों के जो प्रतीक थे, उनको काफ़ी प्रभावशाली ढंग से इसमें प्रयोग किया गया है। जैन धर्म से संबंधित मूर्तियाँ थी, खासकर जो कंकाली टोला है यहाँ पर प्राप्त हुई थी। इसमें बेसिकली भगवान आदिनाथ, भगवान पार्श्वनाथ, भगवान महावीर की मूर्तियाँ इसमें बनाई गई हैं। इसमें जो आयाम पट्ट क्या है, आयाम पट्ट बेसिकली स्टोन स्लेब होता है ना, इस तरह का स्टोन स्लेब होता है। इस पर जैन मूर्तियों को बनाया गया था। ठीक है, तो इस तरह के स्टोन स्लेब को क्या बोलते हैं, आयाम पट्ट मूर्तियाँ बोलते हैं। अगली है बौद्ध धर्म से संबंधित। तो गांधार की तरह मथुरा में भी बौद्ध धर्म से संबंधित जो मूर्तियों को अधिक महत्व दिया गया है। इसमें आदर्शवादी बुद्ध को प्रदर्शित किया गया है। जैसे गंधार शैली में क्या था, यथार्थवादी यानी सामान्य मनुष्य की बात इसमें दिखाया गया था। लेकिन जो मथुरा स्टाइल है इसमें आदर्शवादी बुद्ध को दिखाया है, क्योंकि प्रतिमाओं पर स्वदेशी आध्यात्मिक प्रभाव अधिक दिखाया गया है। जो उनका आवामंडल था उस पर न सिर्फ दैवीय प्रभाव को दिखाया गया है, बल्कि गांधार जो शैली है उससे ज़्यादा बड़ा आवामंडल दिखाया गया है। साथ ही उसका ज्यामितीय पैटर्न है वो काफ़ी अलंकृत है, यानी काफ़ी उसको सजाया गया है। बौद्ध प्रतिमाओं पर आध्यात्मिक आदर्श का अतिरिक्त आरोपण किया गया है। इसी कारण जो है मथुरा स्टाइल की जो बौद्ध प्रतिमाएं उनको आदर्शवादी बुद्ध कहा जाता है। शारीरिक विशेषताएं की अगर बात करें तो गांधार शैली में दाढ़ी मूछें दिखाई गई थी, लेकिन इसमें इस बार दाढ़ी मूछों का अभाव है। योगी की भांति महात्मा बुद्ध को दिखाया गया, यानी जैसे योगी के बाल नहीं होते हैं, आपने देखा होगा किसी किसी योगी के जो बाल होते हैं, हमारे सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनको भी आप देखिए वो बाल नहीं रखाते हैं, वो इसी परंपरा के तहत है। इसी परंपरा के तहत महात्मा बुद्ध को बाल रहित दिखाया गया, उनका शरीर जो हस्तपुष्ट दिखाया गया और प्रसन्नचित्त मुद्रा में उनको दिखाया गया है। वस्त्र की विशेषता बात करी जाए तो कहीं कहीं मैंने जो देखा है उनको बिना वस्त्र के बताया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके जो वस्त्र बनाए गए हैं काफ़ी मतलब जैसे गांधार शैली में काफ़ी ढीले ढाले बनाए गए थे, लेकिन इसमें उनके वस्त्र काफ़ी टाइट करके बनाए गए हैं। स्थानीय देवी देवताओं की अगर मूर्ति की बात करें तो वही यक्ष यक्षिणी है ना, कुबेर वगैरह की मूर्ति इसमें बनाई गई है। धर्मनिरपेक्ष प्रतिमाओं की बात करें तो इसमें आमजन और शासकीय प्रतिमाओं को सम्मिलित किया था। आमजन में कौन सी थी, स्त्री और पुरुष की। स्त्रियों को वही कोमल आकर्षक दिखाया गया, वहीं पुरुषों को मजले यानी मध्यम कदकाठी का दिखाया और भारी भरकम शरीर का। जबकि गांधार शैली में उनको उनकी ऊंची कदकाठी दिखाया गया था। ठीक है, इसमें मजले और मध्यम कदकाठी और भारी भरकम शरीर में दिखाया गया। शासकीय प्रतिमाएं, इसकी विशेषताएं ये क्या है, कुषाण शासकों द्वारा स्वयं की जो मूर्तियां बनवाई गई हैं उसमें इसको सम्मिलित किया गया है। तो कुषाण शासकों न सिर्फ अपनी बनवाई बल्कि अपने पूर्वजों की भी मूर्तियां बनवाई। उदाहरण के रूप में देख लेते हैं, सिर विहीन 2 प्रतिमाएं मिली हैं। एक है कुजुल कंडफिश की, दूसरी कनिष्क की। कनिष्क की जो मूर्ति दिखाई गई है उसमें एक उनको लंबा सा कोट पहने दिखाया गया है, हाथ में तलवार लिए और मोटे मोटे गद्दीदार जूते इनको पहने हुए दिखाया गया है। तीसरा स्टाइल आ जाता है मौर्योत्तरकालीन मूर्तिकला का, वो है अमरावती शैली। इसका विकास जो 100 BC से लेके 500 AD तक के बीच में इसका विकास देखा जा सकता है। अमरावती का क्षेत्र ये कृष्णा नदी घाटी का क्षेत्र है, यहाँ पर इसका विकास हुआ है। ठीक, इसके संरक्षक शासक कौन कौन से थे, सातवाहन और इक्ष्वाकु। इनके केंद्र की अगर बात करते हैं तो अमरावती, नागार्जुनकोंडा, गोली इत्यादि में अमरावती स्टाइल की जो मूर्तिकला है वो देखने को मिलती हैं। विशेषता की बात करें तो विषय जो थे धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों इसमें शामिल थे। निर्माण सामग्री, तो इसमें देखने वाली बात है कि चाहे गांधार शैली हो चाहे मथुरा शैली हो, उसमें गांधार शैली में तो रेड, ग्रीन है ना, ब्लू जो शिष्ट पत्थर होते थे उनका प्रयोग किया गया था, और मथुरा शैली में बलुआ पत्थर का किया गया। लेकिन अमरावती स्टाइल में संगमरमर का ही ज़्यादा प्रयोग किया गया था, ना कि बलुआ पत्थरों का, क्योंकि क्षेत्र ऐसा है, ये अमरावती वाला क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में जो संगमरमर की चट्टानें हैं वो काफ़ी मिलती हैं। ठीक, मूर्तियों में त्रिभंग आसन को दिखाया, यानी तीनों ओर झुकी हुई मूर्तियों को थोड़ा दिखाया गया। बौद्ध प्रतिमाओं को इसमें काफ़ी महत्व दिया गया है। बोधिसत्व प्रतिमाओं के इसमें जो बनाई गई है मथुरा स्टाइल
जो उनकी विशेषता है, जिस तरह से मथुरा स्टाइल की बनाई गई है, जैसे आदर्शवादी बुद्ध है ना, इसी स्टाइल में ये बनाई गई है। साथ ही साथ जो स्टोन स्लेब है उस पर जातक कथाओं का वर्णन किया गया। साथ और जो बौद्ध धर्म के सेक्ट हैं यानी हीनयान और महायान, इन दोनों परंपराओं को भी स्टोन स्लैब पर प्रदर्शित किया गया है। धर्मनिरपेक्ष मूर्ति, इस समय की अमरावती स्टाइल की जो धर्मनिरपेक्ष मूर्तियाँ हैं, इसमें भी काफ़ी बल दिया गया है इनको। इतना गांधार और जो मथुरा स्टाइल है उससे ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष मूर्तियों पर बल दिया गया। राजा रानी की मूर्तियाँ बनाई गई हैं इसमें, राजकुमार जो होते थे, राजमहल, इनकी मूर्तियाँ बनाई गई। साथ ही साथ जो स्त्रियों की इसमें जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं वो प्रतिमा शास्त्रीय दृष्टि से काफ़ी उत्कृष्ट हैं। यानी गांधार शैली और मथुरा शैली से ज़्यादा उत्कृष्ट इसमें महिलाओं की मूर्तियाँ बनाई गई। उनको कोमल दिखाया गया, ज़्यादा आकर्षक दिखाया गया। साथ ही साथ उनकी साज सज्जा पर काफ़ी बल दिया गया है। तो इस प्रकार ये तीनों मौर्योत्तर कालीन की जो तीनों स्टाइल हैं, गांधार, मथुरा और अमरावती स्टाइल का हम लोगों ने पढ़ा। और इनके बारे में थोड़ी तुलना देख लेते हैं। तो कालखंड की अगर बात की जाए तो गांधार शैली मौर्योत्तर काल में विकास हुआ, मथुरा शैली का भी मौर्योत्तर काल और अमरावती का भी मौर्योत्तर काल में विकास हुआ। संरक्षण किसने दिया? गांधार शैली और मथुरा शैली को कुषाण शासकों ने संरक्षण दिया, जबकि अमरावती को बेसिकली सातवाहन शासकों ने दिया। अगर बाह्य प्रभाव की बात करें तो गांधार शैली पर यूनानी या हेलेनिस्टिक, तभी तो इंडो ग्रीक बोल रहे हैं इसको, मूर्तिकला का भारी प्रभाव है। जबकि मथुरा शैली और अमरावती शैली पर ही स्वदेशी शैली का ज़्यादा प्रभाव है। प्रभाव का जो क्षेत्र है ये भारत का उत्तर पश्चिम प्रांत है गांधार शैली में, और ये जो है मथुरा के आसपास का क्षेत्र। और अमरावती शैली में कहाँ पर जो कृष्णा गोदावरी घाटी है उसके आसपास के क्षेत्र में इसका विकास हुआ। धार्मिक प्रभाव की अगर बात करें तो गांधार शैली पर यूनानी रोमन देवताएं हैं, खासकर ये अपोलो, हेलना, इनका प्रभाव देखा जा सकता है। जबकि मथुरा शैली में बौद्ध, जैन, हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों का देखा जा सकता है। जबकि अमरावती स्टाइल में सिर्फ बौद्ध कलाओं से संबंधित मूर्तियाँ बनाई गई। निर्माण सामग्री गांधार शैली में नीले, धूसर, बलुआ पत्थर है ना, मिट्टी, प्लास्टर, रेड, ग्रीन, सिस्टेन का प्रयोग किया गया। जबकि मथुरा शैली में लाल, बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया और अमरावती स्टाइल में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया। विशेषताओं की बात करें, अतिरिक्त विशेषताओं की, तो गांधार शैली में जो महात्मा बुद्ध को दिखाया गया वो यथार्थवादी बुद्ध दिखाया गया, यानी लहराते हुए बाल, दाढ़ी, मूछें उनकी है ना, योगी मुद्रा और उनके पीछे आवा मंडल। वहीं मथुरा शैली में जो दिखाया गया वो आदर्शवादी बुद्ध को दिखाया गया। वस्त्र रहित दिखाया गया, लेकिन वस्त्र नहीं है, वस्त्र जो पहने हुए थे वो काफ़ी टाइट थे है ना, और बिना बालों के उनको दिखाया गया है। और उनका जो आवा मंडल है वो गांधार शैली से ज़्यादा बड़ा उसमें दिखाया गया। प्रश्न चित्र मुद्रा इत्यादि दिखाए गए हैं। ठीक, वहीं अमरावती शैली में बुद्ध की मूर्तियों के साथ साथ जो उनकी जातक कथाएं हैं, बुद्ध से जीवन से जुड़ी जातक कथाएं, उनको भी दर्शाया गया है। साथ ही साथ जो बौद्ध धर्म से संबंधित सेक्ट हैं, खासकर कि हीनयान और महायान, इसको भी स्टोन स्लेब पर दिखाया गया है। ठीक, तो ये हो गया हमारा मौर्योत्तर कालीन मूर्तिकला, गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।